अभी तक प्रोबेबिलिटी में हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ चुके हैं उन सभी में हम किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस के बारे में बात करते थे कि सक्सेस के चांसेस कितने हैं या फेलियर के चांसेस कितने हैं, या कोई भी काम होगा या नहीं होगा इसके क्या चांसेस बन सकते हैं। तो इन्हीं सबको हमने अलग अलग थ्योरीज में पढ़ा है। लेकिन आज जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिस थ्योरी का नाम है बेस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी इवेंट के हो जाने के बाद हम पता करेंगे कि कोई भी इवेंट जो हो चुका है वो किस तरह की पॉसिबिलिटी से हुआ होगा या उस काम को करने वाला कौन हो सकता है। तो इसी तरह की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं बेस थ्योरम, या इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरी। इसमें ये होगा कि एक से ज़्यादा कुछ लोग होंगे, कुछ इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स के होने के बाद कोई एक सक्सेस जो हमें कराना है, कोई भी एक इवेंट हमें कराना है, उसके होने के चांसेस हमें पता चल जाएंगे। अब फिर ये होगा कि जब वो काम हो चुका है तो अब ये वो हमसे कैलकुलेट कराएगा कि ये काम किसने किया है। तो इसके लिए हमें जो थ्योरी यूज़ करनी है, इस थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। थॉमस बेज उनका नाम था जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, और उन्हीं के नाम पे इसको हम बेस थ्योरी कहते हैं। अब इस थ्योरी को उन्होंने किस तरह से बताया है, किस तरह से इसमें काम किया जाएगा, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देख लेते हैं। थॉमस बेज ने जो अपनी इस प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला दिया है वो है कैपिटल पी एम इंटू स्मॉल पी एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्मॉल प्रोबेबिलिटी 1 प्लस कैपिटल प्रोबेबिलिटी 2 स्मॉल प्रोबेबिलिटी 2 प्लस कैपिटल प्रोबेबिलिटी 3 स्मॉल प्रोबेबिलिटी 3 प्लस कैपिटल प्रोबेबिलिटी n स्मॉल प्रोबेबिलिटी n, यानी कि जो वैल्यूज़ आएंगी इस तरह से इसमें n तक के जो वैल्यूज़ होंगे सबको इसमें ऐड कर देंगे, और जो इसमें सक्सेस के जो चांसेस होंगे उनको हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला उसी तरीके से बना है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है तो उसके लिए तरीका होता है P इज़ इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो ये वो चीज़ ही लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया है, वो सेम यही है। फेवरेबल इवेंट्स ऊपर आ जाते हैं और टोटल इवेंट्स इसमें नीचे आ जाते हैं। जितने भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐसे रख सकते हैं टोटल इवेंट्स के लिए, और फेवरेबल इवेंट्स को हम हमेशा ऊपर रखते हैं। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी यहाँ पे बनाया गया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं एक प्रॉब्लम, ताकि हम कंफर्म उसको कर सकें कि किस तरीके से एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके कोई भी प्रोबेबिलिटी जो हो चुकी है उसके होने के बाद के चांसेस हम बता रहे हैं कि उसको करने वाला उनमें से कौन है, या उस इवेंट के होने के पीछे किसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि किसने उस काम को किया होगा। देयर आर 3 अर्न्स। अर्न्स का मतलब होता है जो एक बर्तन होता है जिसको हम सुराही भी बोलते हैं, या उसको एक तरह से कह देते हैं जैसे पतीला या कलश जिसको हम कहते हैं। तो ये है अर्न्स, यानी कि 3 अर्न्स हमारे पास हैं। अर्न फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स। फर्स्ट वाली जो अर्न में है, यानी कि पहले वाले जो बर्तन में है, 3 रेड बॉल्स हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं, तो यानी कि टोटल उसमें 10 बॉल्स हैं। अर्न सेकेंड हैज़ 5 रेड एंड 3 ग्रीन, और जो सेकंड वाला अर्न है, जो सेकंड वाला जो बर्तन है उसमें 5 तो है रेड बॉल्स और 3 हैं ग्रीन बॉल्स, यानी कि टोटल बॉल्स उसमें 8 हैं। वाइल अर्न थर्ड हैज़ 8 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, और जो थर्ड वाला है उसमें 8 रेड वाली हैं और 4 ग्रीन वाली बॉल्स हैं, यानी कि टोटल उसमें 12 बॉल्स हैं। आगे उसने कहा है 1 रेड बॉल इज़ टेकन, एक रेड बॉल को इसमें से निकाल लिया गया। इज़ टेकन आउट फ्रॉम एन अर्न, किसी भी अर्न से एक रेड बॉल को निकाल लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉ फ्रॉम, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो निकाला गया है, यानी वो बॉल जो है वो निकाली गई है। ए पॉइंट में उसने कहा है अर्न फर्स्ट से, और बी में कहा है अर्न थर्ड, यानी कि वो जो बॉल निकाली गई है इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो फर्स्ट वाले बर्तन से निकली होगी, और सेकंड ऑप्शन में कहा है कि वो थर्ड वाले बर्तन से निकली होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें इस प्रॉब्लम में तो एक डिफरेंस ये पता चल रहा है कि यहाँ पे वो जो पॉसिबिलिटी हम फाइंड करते हैं वो एक्चुअल में वो काम हो चुका है। अब सिर्फ हमसे वो ये पूछ रहा है कि वो काम अगर हुआ है तो किस पॉइंट से हुआ है। अर्न फर्स्ट से हुआ है तो इसके क्या चांसेस हैं, अर्न थर्ड से हुआ है इसके क्या चांसेस हैं। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई थी उस फॉर्मूले में भी। वैसे तो P इज़ इक्वल टू कैपिटल PM इंटू स्मॉल PM डिवाइडेड बाय कैपिटल P1 स्मॉल p1 प्लस कैपिटल P2 स्मॉल p2 प्लस कैपिटल P3 स्मॉल p3 और प्लस कैपिटल Pn
स्मॉल पी एम, यानी कि जितनी वैल्यू भी इसमें आ सकती है उन सबको हम ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला उसने हमें बताया है पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए। अब इस फॉर्मूले में हमें 2 बार पी दिखाई दे रहा है और पी का मतलब होता है सक्सेस का। तो यानी कि यहाँ पे सक्सेस जो है कैपिटल और स्मॉल 2 तरीके से है, सब जगह हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यू ना दी गई हो, 2 दी गई हो या 4 दी गई हो। तो यानी कि अगर 2 दी गई होंगी तो 2 वैल्यू नीचे आ जाएंगी, 4 होंगी तो नीचे 4 आ जाएंगी, P4 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हुई है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई है तो हम 3 के हिसाब से काम करेंगे। अब सबसे पहला काम ये है कि हमें कैपिटल PM और स्मॉल PM का डिफरेंस समझना है कि ये दोनों है क्या। सबसे पहली बात ये है कि जो कैपिटल P होता है वो होता है उस कंटेनर की या उस बर्तन की या उस अर्न की वैल्यू कि उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, सक्सेस उनका कितना है। यानी कि अगर हम किसी भी इवेंट को करने वाले हैं तो जैसे हम कहते हैं कि एक बैग होता है, उसमें डिफरेंट कलर्स की बॉल होती हैं, तो उस बैग की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कैपिटल जो P है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे जो उसने 3 अलग अलग हमें अर्न बताए हैं तो उन सभी की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हम यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी कि हर एक अर्न की वैल्यू कितनी बनेगी। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू टोटल अर्न जो हमारे पास है वो 3 है, 3। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे पर अर्न की पॉसिबिलिटी फाइंड करना चाहें तो हम कह देंगे यहाँ पे P इज़ इक्वल टू 1/3 किसके लिए, P1 के लिए। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा कि अगर P2 के लिए निकालना है तो उसके लिए भी P2 इज़ इक्वल टू 1/3 और P3 के लिए निकालना है तो इसके लिए भी 1/3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है 1, और अगर 3 हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं डिफरेंट तो उन सब की मिला के पॉसिबिलिटी 1 ही होगी। तो उस 1 को हमें 3 अलग अलग वैल्यूज़ में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए हमने देखा एक तो हो जाएगा यहाँ पे 1/3 P1 के लिए, 1/3 P2 के लिए और 1/3 P3 के लिए। तो टोटल अर्न जो थे हमारे पास 3 थे, उनकी पॉसिबिलिटी हमने पर अर्न के हिसाब से निकाल ली है 1/3 1/3 1/3। ये कैपिटल P की वैल्यू आ गई है। मान लीजिए अगर हमारे पास आ जाते हैं 2, कोई भी 2 बैग हो सकते हैं, 2 कंटेनर हो सकते हैं, तो जिसमें वो सभी चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें वो डिफरेंट कलर के कार्ड हो सकते हैं, डिफरेंट कलर की उसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट बॉल्स दी गई हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू हो तो उस कंडीशन में जो पॉसिबिलिटी आएगी इनकी 1/2 दोनों की आ जाएगी। और अगर ये 4 वैल्यूज़ हैं तो 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे करके आ जाएगी। 5 है तो 1/5 के हिसाब से हर एक के हिस्से में आ जाएगी। ये पॉसिबिलिटी हमेशा सभी के लिए सेम रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है कि जितने भी बैग या जितने भी अर्न या जितने भी कंटेनर या जितनी भी डिफरेंट वेराइटीज़ हमारे पास हैं, कैपिटल प्रोबेबिलिटी इस रिवर्स प्रोबेबिलिटी में हमेशा सेम रहेगी। ये पहली बात हुई है। सेकंड वाली जो बात है वो ये है कि अब हम सबसे पहले सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी अर्न फर्स्ट के लिए कि जो रेड बॉल निकाली गई है वो फर्स्ट वाले कलश में से, फर्स्ट वाले कंटेनर में से निकली होगी। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट वाले के यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले काम करना है अर्न फर्स्ट। तो अर्न फर्स्ट के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको देख लेते हैं। अर्न फर्स्ट में 3 रेड बॉल्स हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रेड प्लस 7 ग्रीन, टोटल आ जाएंगे 10 बॉल्स। फर्स्ट वाले अर्न में 10 बॉल्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो रेड बॉल निकली है वो फर्स्ट वाले अर्न से निकली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉ फ्रॉम अर्न फर्स्ट। तो इसके चांसेस आ जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। वैल्यू लिख लेते हैं फेवरेबल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे कि रेड बॉल होने के चांसेस होंगे कितने अर्न फर्स्ट में से, ये आ जाएगी वैल्यू 3/10, क्योंकि अर्न फर्स्ट में 3 रेड बॉल्स हैं। 1 रेड बॉल के 10 में से आने के चांसेस हो जाएंगे फेवरेबल 3 और टोटल 10। तो ये जो चांसेस हुए हैं ये हुए हैं इसके प्रोबेबिलिटी के स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स, यानी कि फर्स्ट वाली जो कैपिटल प्रोबेबिलिटी है ये तो उस बैग की प्रोबेबिलिटी है या उस कंटेनर की प्रोबेबिलिटी है, और जो दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है ये होती है उस कलरफुल बॉल के आने के चांसेस कितने हैं। फेवरेबल वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, फर्स्ट कंटेनर की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/3 और मल्टीप्लाई माना जाता है इसके बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा अब इसके बाद कि PM। अब फर्स्ट अर्न में से रेड बॉल होने के चांसेस 3/10, ये वैल्यू हो गई फर्स्ट। अब ऐसे ही हमें नीचे लिखना है कि फर्स्ट वाले की पॉसिबिलिटी यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी के लिए फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी और फोर्थ है तो उसकी पॉसिबिलिटी सबको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली की पॉसिबिलिटी तो हमने ऊपर लिखी ही है अभी क्योंकि ये फेवरेबल भी है, तो इसको सेम यहाँ पर लिख भी देंगे 1/3 × 3/10।
और अगली वाली लिखेंगे इसमें ऐड करके, प्लस सेकंड वाले की पॉसिबिलिटी 1/3 इंटू रेड बॉल कितनी है उसमें, सेकंड वाले में उसने बताया था 5 रेड और एंड 3 ग्रीन्स, तो टोटल बॉल्स हो गए उसमें 8 और फेवरेबल हो गए इसमें 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8। और थर्ड में आ जाएगा, उसने कहा था कि 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 तो इसकी पॉसिबिलिटी और इंटू 8/12। ये हो चुके हैं इसके टोटल इवेंट्स और ऊपर आ चुके हैं फेवरेबल इवेंट्स। फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए इसमें ऐसे कर लेते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इसमें यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्या 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं आगे, तो यहाँ वैल्यू बचेगी ऊपर 1/10 और नीचे वैल्यू बचेगी 1/10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यानी कि 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, नीचे 8 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो 5/24 आ जाएगा। और ये सब प्लस में है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 और 3 9 बचा हुआ है, तो ऊपर वैल्यू आएगी 2/9। अब हम इन सबको कर लेते हैं एलसीएम के साथ और फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ऊपर। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। इसके लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एक एलसीएम ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो इन सभी के मल्टीप्लाई में, यानी कि इन सभी के टेबल में एक नंबर आता हो। तो इसमें जब हम इसको फाइंड करेंगे तो एक ऐसा नंबर होगा 360 जो 9 के टेबल में भी आएगा, 24 में भी आएगा और 10 में भी आएगा। तो जब इसको सोल्व कर लेंगे तो ऊपर तो वैल्यू 1/10 ही रहेगी और नीचे आ जाएगा 191 डिवाइडेड बाई 360। और फिर यहाँ वो मैथमेटिकल वाला जो तरीका है उसको अप्लाई कर लेते हैं, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई और अंदर से अंदर मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 191 इंटू 10। अब 10 मल्टीप्लाई में है तो 10 की 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 191। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है 36 डिवाइडेड बाई 191। ये फर्स्ट वाली कंडीशन का आंसर है। इसे हम और डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, 36 डिवाइड बाई 191, तो इसको नहीं छोड़ देंगे। अब इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट था वो उसने बताया था अर्न थर्ड के लिए, वो जो रेड बॉल निकली है वो अर्न थर्ड से निकली होगी। तो यहाँ भी इसमें सेम यही काम करेंगे। अर्न थर्ड में कितनी रेड बॉल्स हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेड बॉल्स कितनी है इसमें, थर्ड में 8 रेड प्लस 4 ग्रीन, 4 ग्रीन, तो वैल्यू बन गई टोटल इसकी, टोटल 12 बॉल्स उस कंटेनर में आ गई हैं। इसके बाद हम पॉसिबिलिटी फाइंड करेंगे इसके लिए, अर्न थर्ड के लिए, फ्रॉम अर्न थर्ड। तो इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अब यहाँ जो इसने कंडीशन बताई है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको देख लेते हैं भाई। यहाँ क्या तरीका है, तरीका ये है कि सबसे पहले हमें लिखना है इसके चांसेस कितने हैं। तो रेड बॉल होने के चांसेस इसमें कितने आ जाएंगे, 8/12, तो यहाँ पर आ जाएंगे रेड बॉल के लिए 8/12, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। और बैक की जो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल पॉसिबिलिटी, वो आ जाएगी 1/3 कंटेनर की पॉसिबिलिटी। तो अब इनको लिख लेते हैं यहाँ पे आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो आ जाएगा 1/3 इंटू 8/12। ये तो ऊपर आना है फेवरेबल इवेंट्स जो इसके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स में फर्स्ट वाले की पॉसिबिलिटी तो हम पहले लिख चुके हैं, तो इसको लिख लेंगे पहले की तरह 1/3 इंटू 3/10, यानी कि नीचे वाली वैल्यू सेम आनी ही आनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 3/10, सेकेंड वाला आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू 5/8 प्लस लास्ट वाला, ये तो लास्ट वाला सेम ही आ जाएगा 1/3 इंटू 8/12। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये और ये सेम है तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर दें। तो भाई ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो नीचे वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस में है, तो हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमें बड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, कभी हम ऐसा करने गड़बड़ हो जाती है इसमें। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं ऐसे ही। 4 से डिवाइड किया 2, 4 से डिवाइड किया 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही 3 और 2, ऊपर वैल्यू बचेगी 2 इंटू 1, तो ऊपर तो 2 रहेगा, नीचे बचेगा 3 इंटू 3, 9 आ जाएगा। और नीचे की वैल्यू, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, और इसको सोल्व करके हम अभी लेके आए थे 191 डिवाइडेड बाई 360, तो ये सेम आ जाएगा
191 डिवाइडेड बाय 360, और इसको बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 191। अब 9 से अगर 360 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40, और 40 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 80 आ जाएगा, और डिवाइडेड में बचा है 191। ये आंसर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 191। तो ये दोनों की हमने पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर ली हैं कि वो जो रेड बॉल है वो अगर फर्स्ट वाले कंटेनर से निकली है तो उसके चांसेस हैं 36 डिवाइडेड बाय 191, और अगर वही बॉल थर्ड वाले कंटेनर से निकली है तो उसके चांसेस हैं 80 डिवाइडेड बाय 191। तो ये था बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन जिसको हमने देखा है कि किस तरीके से बेस थ्योरी को हम कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि उसी के ऊपर डिपेंड है, जो हमारा बेस जो एक प्रोबेबिलिटी का है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, वही चीज़ चली आ रही है हमेशा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर बेस थ्योरी में कोई भी हमें कंडीशन दे दी जाए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। और इसकी पहचान ये रहेगी कि एक इवेंट जो हो चुका होगा उसके बारे में पूछा जाएगा कि वो इवेंट इस तरह से हुआ है। तो ये इस प्रोबेबिलिटी की, इस थ्योरी की पहचान है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, तभी हम इस क्वेश्चन को करने में सक्सेस हो पाएंगे।